लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने पॉपुलेशन जेनेटिक्स समझना स्टार्ट कर दिया था। उस पॉपुलेशन जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको नोट करवाए थे। इसमें कुछ क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा। इन अ रैंडम मेटिंग, हाँ क्वेश्चन, इन अ रैंडम मेटिंग population of random mating population of 1000 individual, random mating population of 1000 individual, frequency of dominant allele is, frequency of dominant allele is 90%. Find out number of homozygous individuals. Find out number of homozygous individuals. T20. आगे आंसर क्या रहा है? 820। इसमें बच्चों डोमिनेंट अलील 90% है। बताओ ये क्या गिवन है? पी पी इज इक्वल टू 90%, मतलब 90/100, यानी एक तरह से दिखा जाए तो 0.9। पी आप लोगों को पता है 0.9, अलील लिखा है, इसका मतलब पी है ना। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप क्यू निकालना चाहें तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1। पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो हम निकाल सकते हैं। पी पता चल गया, क्यू पता चल गया। अब क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है होमोजाइगस। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म को हम निकालते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। बताओ पी की वैल्यू आ गई 0.9 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व किया होगा तो आया होगा 0.82, ये आ रहा होगा। अच्छा, ये 0.82 क्या आ गया है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं? 1000, तो सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 820। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। लिखिए। इन अ रैंडम मेटिंग population of, in a random mating population of 10,000, random mating population of 10,000 individual, random mating population of 10,000 individual, 36%, 36%, 36% albinic, 36% था albinic. Find out number of, find out number of carrier, number of carrier and normal individuals. कैरियर कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं, वो बताने आपको। एल्बिनिक 36%।
आगे आंसर बताइए बच्चों, कैरियर कितने आए? 4800 और नॉर्मल 1600 या 6400? तो चेक करते हैं, इसमें ही कोई बच्चों ने गलती की है, देखते कौन सा सही है। 36% एल्बिनिक है। एल्बिनिक, पहले तो बताओ एल्बिनिज्म कौन सी डिजीज होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, आप सभी बच्चे जानते हैं। यहाँ पर्सन नॉर्मल, ये तो हो गया नॉर्मल। अच्छा ये नॉर्मल बट कैरियर, और ये हो जाते हैं एल्बिनिक, ये एल्बिनिक है। अब बच्चों यहाँ पर कैपिटल ए, तो क्या एक तरह से ये पी स्क्वायर है? अरे पी स्क्वायर, ये बताओ कैपिटल स्मॉल ए क्या है? 2pq, और स्मॉल ए आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब आप लोगों से कहा है एल्बिनिक 36% है, मतलब आपको क्या गिवन है? क्यू स्क्वायर, मतलब ये 36% है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर 36%। अच्छा क्यू स्क्वायर 36% है, तो क्यू की वैल्यू आप निकालोगे तो 36/100, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0.6। बताइए ये 0.6 क्या है? रिसेसिव वाले। अब यहां से अगर हम डोमिनेंट एलील निकालें तो वो आ जाएगा पी, और पी की वैल्यू आ जाएगी 0.4, वही 1 माइनस कर लेंगे तो 0.6 आ गया, 0.4 आ गया। अब बच्चों आप लोगों से मैंने सबसे पहले पूछा है कैरियर, बताओ कैरियर को किससे इंडिकेट करते हैं? 2pq, तो 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी आई है? 0.4, और क्यू की वैल्यू आई है 0.6, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ गया 0.48। अच्छा ये 0.48 तो फ्रीक्वेंसी है, टोटल इंडिविजुअल 10,000 है, तो सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4800, ये आंसर आएगा। इसी तरह से आपसे अगला पूछा है नॉर्मल कितने बनेंगे। अब इस नॉर्मल में कुछ बच्चों ने गड़बड़ी की है, मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल है? क्या ये नॉर्मल है? यस। कुछ बच्चों ने बस पी स्क्वायर सोल्व किया, यहीं पर गड़बड़ हुई है। तो नॉर्मल में दोनों ही आते हैं, नॉर्मल मतलब पी स्क्वायर प्लस 2pq सोल्व करना है, ये ध्यान रखना, बस यहाँ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे बच्चों p की वैल्यू जो आई है 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, मतलब ये वैल्यू पुट की, और यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.64। अच्छा 0.64 तो वही फ्रीक्वेंसी आ गई, टोटल इंडिविजुअल 10,000 है, तो आंसर आ जाएगा 6400। इस तरह से बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसे डिजीज से लिंक करके भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, जो अगला क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, सोच समझ के आंसर देना। लिखिए क्वेश्चन, इन अ रैंडम मेटिंग। अच्छा क्वेश्चन में बार बार रैंडम मेटिंग, लार्ज पॉपुलेशन ऐसा क्यों लिखवाते? हाँ ताकि हमें पता चले कि हार्डी विनबर्ग को फॉलो कर रहा है। तो इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 5 of frequency of dominant phenotype is 0.51. 0.51. Find out number of homozygous organism. आगे आंसर क्या रहा है? 2900। बताइए डोमिनेंट फिनोटाइप, बताओ ये क्या कीवर्ड है?
हाँ, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे सोल्व किया होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.51। अब बच्चों कुछ बच्चों ने जैसे इसको पी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0.51, अब ये सोल्व ही नहीं होता है ना, इसको सोल्व कैसे करें? तो एक्चुअली में दिया भी ये नहीं है। यहाँ पर बच्चों क्या होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोडोमिनेंट है? तो यहाँ पर जो आपको गिवन है, ये एक तरह से गिवन है पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0.51, ये आपको गिवन है, पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0.51। अब यहाँ पर आप लोगों को ये फॉर्मूला भी पता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का भी यूज करना सीखे, ये फॉर्मूला देखने के लिए नहीं है, इसका यूज करने सीखे। अब बच्चों जब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे इस जगह पर, ये वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये बन गया 0.51 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49, और सोल्व किया तो क्यू की वैल्यू आ गई 0.7। अब क्यू आ गया तो पी तो निकाल ही लोगे, बताओ पी कितना आ जाएगा? 0.3। पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता है। आप लोगों से इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, बताओ एक तरह से क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पूछा है। पी की वैल्यू 0.3 का होल स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू 0.7 का होल स्क्वायर, और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो यहां पर आंसर बनेगा 0.52, ये आया होगा ना, 0.52 या 58, 58 इंटू टोटल इंडिविजुअल कितनी है 5000, और इसको सोल्व किया होगा तो आंसर आ गया 2900। कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह के बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं। आपसे बच्चों डोमिनेंट फिनोटाइप कहा है, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq इसको आप सोल्व करें। क्लियर? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। हार्डी विनबर्ग से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैंने हर वेरायटी का क्वेश्चन आपको बता दिया है। आपके मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए होंगे, जरा आप लोग सोच समझ कर बताइएगा। यहाँ पर बच्चों ये फादर है और मदर है, इनका पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी? इक्वल चांस है। लड़का लड़की क्या कुछ भी हो सकता है? भाई कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इक्वल चांस होते हैं, तो 50% चांस होता है। अब बच्चों मान लीजिए किन्हीं पेरेंट्स के 5 डॉटर है, 5 डॉटर है। अब जो 6 बच्चा हो ये भी डॉटर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी का, हाँ 50%। 5 डॉटर हो चुके, इसके बारे में नहीं पूछा, छठे बारे में पूछा है। तो छठा वाला बच्चा तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन सुनना, किन्हीं पेरेंट्स के 3 बच्चे हो और तीनों ही डॉटर हो, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तीनों के तीनों डॉटर हो, तो बताओ पहली डॉटर हो उसके चांस 1/2, दूसरी के लिए 1/2, तीसरी के लिए 1/2, देन आंसर इज 1/8। क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस समझ में है? इसमें 5 बच्चे हो चुके हैं, छठे वाला बच्चे के बारे में पूछा है तो 1/2, इसमें तीनों बच्चों के बारे में पूछा है, इसलिए आंसर क्या गया 1/8। क्वेश्चन को फिर ढंग से सुनना, किन्हीं पेरेंट्स के 7 बच्चे हैं, 8वां बच्चा लड़का हो इसके चांस, किन्हीं पेरेंट्स के 2 बच्चे हो दोनों ही लड़के हो, इनके चांस 1/4। समझ गए ना बेटे? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मॉड्यूल में देखने को मिलेंगे, तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा। क्लियर? एक मॉड्यूल में क्वेश्चन और भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मॉड्यूल का ये क्वेश्चन क्या बच्चे मेरे से बहुत पूछते हैं, तो इसलिए आप इसको यहीं पे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 62 पेज पर क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो मेल है ये कलर ब्लाइंड, मेल कलर ब्लाइंड है, और जो फीमेल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि नॉर्मल है, अफेक्टेड है, कुछ नहीं कहा है। लेकिन हिंट आपको ये दी है कि इसकी फैमिली में कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं मिला है, मतलब हिस्ट्री में कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं देखने को मिला है। तो बताओ ये कलर ब्लाइंड जीनोटाइप हम लिखेंगे XCY, मेल है तो XCY। बताओ फीमेल है तो क्या जीनोटाइप लिखेंगे? X+X+, या सिंपल XX लिख सकते हो। अच्छा, हमने इसको कैरियर भी क्यों नहीं माना? क्योंकि हिस्ट्री में कहीं नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है कि इनकी हिस्ट्री में कोई भी अफेक्टेड नहीं देखा गया है, तो हम कहेंगे होमोजाइगस नॉर्मली। अब बच्चों यहाँ पर इनका लड़का हुआ, सन हुआ, सभी बच्चे बताइएगा सन है तो इसमें एक्स और वाई आएगा। वाई कहां से? फादर से, फादर से तो ये वाई आ जाएगा। अच्छा एक्स कहां से? मदर से, कौन सा एक्स आएगा? कोई भी।
तो इन दोनों में से यहाँ पर कोई भी एक्स आ सकता है, और ये एक्स आएगा तो एक्स प्लस वाई, क्या इनका लड़का नॉर्मल होगा? अब बच्चों यहाँ पर इनके बारे में फिर इन्होंने कहा है कि इनके ग्रैंड सन के अफेक्ट होने के चांस बताओ। सन के बारे में पूछा है, ग्रैंड सन के बारे में पूछा है, ये अफेक्ट होने के चांस बताओ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ने गड़बड़ क्या की है, अब यहाँ पर इस सन की जिससे शादी हुई है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं कहा है, नॉर्मल अफेक्टेड कुछ नहीं कहा है। तो बताइए अब इसको हम क्या लेके चले? हाँ, कुछ नहीं कहा जाए तो अपनी मर्जी से किसी में डिजीज मत करवाइए, हाँ उसका बच्चों नॉर्मली लेके चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा है तो हम इसको वही नॉर्मल लेके चलेंगे और होमोजाइगस नॉर्मली ले। यहाँ पर इनको जब ग्रैंड सन निकालेंगे तो y यहां से आ जाएगा, x यहां से आएगा, बताओ अफेक्ट होने के चांस कितना? 0। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को डाउट यही आता है कि सर इनके इस फीमेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम इसको क्या ले, नॉर्मली लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिस गाइडेंस था, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो नहीं दिया है तो फिर आप नॉर्मल लेके इसको सोल्व करें। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं जिसमें बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 22। इसमें एक स्टेटमेंट बच्चों को बड़ा परेशान करता है, थर्ड वाला। इसमें लिखा है कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है? होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड। क्या बर्ड में ZZ फीमेल में होता है? ZZ तो मेल में होता है, और याद है ना बर्ड का ह्यूमन का उल्टा चलता है। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डिटरमाइन मेल सेक्स इन ड्रोसोफर। मेल सेक्स एक्सो सही है, ठीक है। थर्ड वाला देखो, एक्सो कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम। क्या एक्सो कंडीशन टर्नर सिंड्रोम की होती है? ये तो सही है, ये तो सही लिखा है, लेकिन आगे जो लिखा है ये एक्सो कंडीशन डिटरमाइन फीमेल सेक्स, ये सही नहीं। तो ध्यान रखना, एक्सो कंडीशन नहीं डिटरमाइन करता, फीमेल में सेक्स का डिटरमिनेशन तो एक्स एक्स से होता है। तो आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है, तो इस वजह से गलत स्टेटमेंट बना गया। फोर्थ वाला तो बिल्कुल सही, फोर्थ वाला देखते हैं, चेक करते हैं सही है गलत है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। नहीं, ड्रोसोफिला में तो ह्यूमन के जैसे ही होता है, एक्स वाई चलता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। करेक्ट पूछा है तो सेकंड ही करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां बनते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आप इसमें ट्राई करिएगा, और बाकी क्वेश्चन तो हो भी जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये भी देख लीजिएगा, पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 2019 में, ये वो बच्चों क्रोमोसोमल मैप जो हमने समझा था, जेनेटिक मैप का क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को समझा था कि जेनेटिक मैप बनाते टाइम हमने क्या सोचा था, जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा उतनी डिस्टेंस। हमने लिखा भी था 1% क्रॉसिंग ओवर मींस 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। अब यहाँ इन्होंने लिखा पहले ऑप्शन में अ यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस्ड इन रिप्रेजेंटिंग 10% क्रॉसिंग ओवर। क्या एक डिस्टेंस 10% क्रॉसिंग ओवर है? एक यूनिट डिस्टेंस तो 1% सेंटीमॉर्गन, एक क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। तो दूसरे वाले में 100 लिखा, वो भी गलत है, तो थर्ड वाला सही होगा। ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया, तो याद रखना 1% क्रॉसिंग ओवर 1 मैप यूनिट को। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा, एक ही साल यहाँ से दो क्वेश्चन आ गए। एक तो ये क्वेश्चन मतलब पूछ लिया गया था और साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लिया गया था। क्रोमोसोमल में पहली बार किसने प्रिपेयर किए थे? स्टुअर्ट वेंड। अब इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि सर मॉर्गन, हाँ ये मॉर्गन के तो स्टूडेंट है, मेन रोल किसका था बच्चों? स्टुअर्ट वेंड का ही था। आपके एनसीईआरटी में भी स्टुअर्ट वेंड नाम ही लिखा है, तो आंसर यही जाएगा। क्लियर? मॉर्गन नहीं जाता है। चलिए बाकी क्वेश्चन तो आप ट्राई करिएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी जो चैप्टर हम समझ रहे थे वो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मॉलिक्यूलर बेसिस आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। पहले हमने 5 समझ लिया, अब 6 समझ रहे। इस मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा सारे एनसीईआरटी वाले ही। इसमें सब कुछ हम एनसीईआरटी वाले ही समझते हैं और क्वेश्चन भी उसी में से ही आते हैं। लेकिन इसमें एनसीईआरटी में लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। इस चैप्टर में जो लैंग्वेज लिखी है थोड़ी सी मुश्किल लिखी है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। इसमें स्टार्टिंग का जो पार्ट है ये आप लोग डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ते जाना, बाकी आगे का कुछ पार्ट जो ओपेरॉन कांसेप्ट वो मैं लिखवा दूंगा आप लोग को। बाकी स्टार्टिंग का पार्ट तो आप डायरेक्ट मॉड्यूल से करिएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर सबसे
पहले हम समझने जा रहे हैं और वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब यहाँ पर इसके 2 एग्जांपल है, डीएनए और आरएनए। तो मैं आप लोगों को पहले डीएनए और आरएनए इनके बारे में समझाने जा रहा हूँ। डीएनए आरएनए इनसे रिलेटेड जो मैकेनिज्म है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, वो सारी प्रोसेस हम यहाँ समझेंगे और इन सबसे क्वेश्चन आता है, इनके मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए सेल में होते कहाँ है। मैंने बच्चों आप लोगों को यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल और ये प्रोकैरियोटिक सेल, इस चैप्टर में मैं बार बार यूकैरियोट प्रोकैरियोट में समझाऊंगा कि यूकैरियोट में इतने फैक्टर है, प्रोकैरियोट में इतने फैक्टर है। तो आप लोग बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए। यूकैरियोटिक सेल ये मैंने ड्रॉ की है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। किस सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस किस में दिखेगा? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट के अंदर बच्चों ऐसे वेल डेवलप यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये न्यूक्लियस आपको यूकैरियोट में दिख रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, यूकैरियोट के अंदर मेन डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और न्यूक्लियस का जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग ही बताइए, डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड, लीनियर, सर्कुलर? लीनियर। तो डबल स्टैंड और लीनियर डीएनए, सीधा डीएनए, ये न्यूक्लियस में मिलता है। अपनी सेल का मैक्सिमम डीएनए न्यूक्लियस में ही है, लेकिन कुछ डीएनए साइटोप्लाज्म में भी बैठा होता है। दो ऐसे सेल ऑर्गेन है जहां साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, और वो नाम आप जानते भी है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड बच्चों 3 है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। किसके पास डीएनए? मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि डीएनए तीनों के पास होता है और तीनों का डीएनए बिल्कुल सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अब देखते हैं, सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड? हाँ हाँ, डबल। लेकिन यहां पर ये सर्कुलर होता है। ऐसे बच्चों ये डबल स्टैंड है और ये बच्चों सर्कुलर होगा। प्लास्टिड का डीएनए डबल स्टैंड, लीनियर, सर्कुलर, सर्कुलर। तो याद रखना डीएनए हर जगह डबल स्टैंड ही होता है। यहाँ पे भी डबल स्टैंड, यहाँ डबल स्टैंड, यहाँ डबल स्टैंड। यहाँ तो लीनियर है, जबकि यहाँ पर कैसा है? सर्कुलर। अब ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी डीएनए हो, डीएनए हर जगह डबल स्टैंड ही होता है। मैक्सिमम जगह आप देखोगे हर जगह आपको डीएनए डबल स्टैंड दिखेगा। सिंगल स्टैंड डीएनए तो केवल कुछ वायरस में मिलता है। एक वायरस में आपको समझाऊंगा, 5x174 बैक्टीरियोफेज, ये नाम आगे हम लेंगे। इस 5x174 बैक्टीरियोफेज में डीएनए सिंगल स्टैंड होता है। बाकी इस वायरस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जगह आप देखो डीएनए आप लोगों को डबल स्टैंड ही दिखेगा। बताइए अपना डीएनए कैसा? प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंड डीएनए? आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखिए। एनसीईआरटी की एक लाइन बच्चों को परेशान करती है। एनसीईआरटी में स्पेशली सेल बायोलॉजी वाले में लिखिए, उसमें लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। क्या सही लिखा है? हाँ, वो जो सिंगल लिखा है वो नंबर की रिस्पेक्ट है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिंगल स्टैंड, उन्होंने केवल सिंगल लिखा है। तो सिंगल किसके लिए? नंबर में एक होता है, इसलिए बच्चों वहां लिख दिया सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्लियर? अच्छा, ये तो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए। अब प्रोकैरियोट में डीएनए बताइए, सिंगल स्टैंड या डबल? मैंने कहा ना डीएनए हर जगह सिंगल स्टैंड तो केवल वायरस, सम वायरस, कुछ सभी वायरस में नहीं, सम वायरस में होता है। तो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए डबल स्टैंड ही होता है और साथ ही साथ ये भी सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर फॉर्म में होता है। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, सेम डीएनए कहां मिलता है बच्चों? प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। कभी आपसे पूछे ह्यूमन में सर्कुलर डीएनए होता है कहां? हाँ, तो अपने अंदर दोनों तरह का डीएनए, लीनियर डीएनए भी है और सर्कुलर भी। और बैक्टीरिया में केवल सर्कुलर होता है, यहां लीनियर नहीं होता है। अच्छा, डीएनए की बात तो हमने समझ ली कहां कहां है। अब बात करें आरएनए कहां मिलता है। मुझे बताइए आरएनए क्या न्यूक्लियस में है? बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया? यस, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आरएनए। अच्छा, प्लास्टिड? प्लास्टिड में भी आरएनए। साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में आरएनए है। इस तरह से बच्चों एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसमें ऐसी बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट होती है, राइबोसोम। और इन राइबोसोम के अंदर क्या यहां पर भी आरएनए होता है? तो आप मुझे बताओ आरएनए ज्यादा स्कैटर्ड है या डीएनए? सेल में आरएनए ज्यादा स्कैटर्ड होता है, कई जगह फैला हुआ है। डीएनए की तो 3 ही लोकेशन है, लेकिन आरएनए की लोकेशन बहुत ज्यादा है। यहां पर अब हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में आरएनए साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, साथ ही साथ एक ऑर्गेनल में और होता है जो कि राइबोसोम है।
क्या राइबोसोम दोनों में मिलता है? प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में राइबोसोम है, बस टाइप अलग होते हैं। बताओ प्रोकैरियोट में 70s और यहाँ 80s, क्या ये टाइप का तो डिफरेंस होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है, बोलो बोलो बोलो, टाइप बोलो, 70s। प्लास्टिड में तो यहाँ पर भी 70s राइबोसोम होते हैं, 70s होते हैं। तो यूकैरियोट में कौन कौन से राइबोसोम? 70 80 दोनों है, लेकिन प्रोकैरियोट में केवल 70। ये छोटी छोटी बातें आगे हम काम में लेंगे। जब मैं आपको आरएनए समझाऊंगा, आरएनए, तो वहां पे राइबोसोम के बारे में पूछूंगा, तो वहां आपको आना चाहिए कहां का राइबोसोम किस टाइप का है। माइटोकॉन्ड्रिया 70s, प्लास्टिड, अच्छा किस प्लास्टिड में राइबोसोम है? तीनों, हम तो तीनों की बात करें, तीनों में ही राइबोसोम होते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 70, साइटोप्लाज्म में जो बैठा है, साइटोप्लाज्म में जो बैठा है 80s, लेकिन प्रोकैरियोट में पूछे तो 70s। कहां डीएनए है, कहां आरएनए है, कहां राइबोसोम है, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। अब बच्चों ये जो डीएनए आरएनए होते हैं, इन डीएनए आरएनए को पहली बार देखा किसने किया होगा? डीएनए और आरएनए दोनों को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने का काम एफ मिशर साइंटिस्ट ने किया। साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, एफ मिशर साइंटिस्ट ने पहली बार इसको देखा गया था, इसे देखा गया था 1869 में, और ये ऑब्जर्व किया गया था पस सेल के अंदर। पस सेल मतलब जैसे कहीं पे चोट लग जाती है तो उसमें पस आने लग जाता है। इन्होंने क्या किया, ये बच्चों पस सेल ली, इस पस सेल का ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे यहां पर इन्होंने एक ऐसा डेंस एसिडिक मटेरियल देखने को मिला। और ये जो अंदर की तरफ डेंस एसिडिक मटेरियल दिख रहा था, इस डेंस एसिडिक मटेरियल को इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लीन। न्यूक्लीन, और ये न्यूक्लीन नाम देने वाले साइंटिस्ट थे एफ फिशर। तो एफ फिशर ने क्या देखा, बस सेल के अंदर एसिडिक मटेरियल बैठा है, और उन्होंने कहा कि इसको मेरी तरफ से न्यूक्लीन नाम दे देते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस में बैठा था इसलिए न्यूक्लीन कहा गया। बाद में बच्चों इस एफ फिशर के एक स्टूडेंट आए जिनका नाम था अल्टमैन। अल्टमैन साहब ने कहा कि अगर ये एसिडिक है, अगर इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है, तो क्यों ना एसिड से मिलता जुलता नाम दिया जाए, और इसीलिए इस न्यूक्लिन का नाम चेंज करके नाम बना दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दी? अल्टमान। और न्यूक्लिन एफ मिशर। आपके एनसीईआरटी में मिशर का नाम लिखा है तो ये याद भी रखिएगा, और क्वेश्चन भी आ चुका है इस पे। न्यूक्लिन टर्म वाज गिवन बाय एफ मिशर। कौन से ईयर में देखा था? 1869 में पहली बार देखा गया। अब बात आती है ये जो न्यूक्लिन है, डीएनए आरएनए, ये न्यूक्लिन वही डीएनए आरएनए है, ये किन चीजों का बना होता है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? बाद में पता चला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है दोनों ही पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब चेन है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। जैसे बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, आपस में जोड़ते जाओ तो न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनेगी, और वही चेन कहलाती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाओ, लंबी सी चेन बनेगी, वो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। इस न्यूक्लियोटाइड में टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। इस न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आता है नाइट्रोजन बेस, सेकंड कंपोनेंट आता है शुगर, और थर्ड कंपोनेंट आता है फॉस्फेट। बताइए कितने कंपोनेंट हो गए? 3। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। अगर यहां से नाइट्रोजन बेस और शुगर ही हो, फॉस्फेट ना हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर का नाम बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या न्यूक्लियोसाइड और टाइड में डिफरेंस जानती हो? फॉस्फेट जुड़ा तो, और फॉस्फेट ना हो तो साइड। अब बच्चों आपको सिखाने के लिए मैं कुछ न्यूक्लियोटाइड यहां बनाता हूं। ये मैंने यहां पर लिखा नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस कनेक्ट हो जाता है शुगर के साथ, और ये शुगर का मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाता है फॉस्फेट के साथ। बताइए, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट तीनों जुड़े, स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपके सामने कितने न्यूक्लियोटाइड बनाए? एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर कितनी होती है, फॉस्फेट, सब एक एक, नाइट्रोजन बेस भी एक होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। फिर से मैंने क्या किया, नाइट्रोजन बेस को लिया, शुगर को अटैच किया, फॉस्फेट को अटैच किया, न्यूक्लियोटाइड बनाया। फिर से नाइट्रोजन बेस लिया, शुगर लिया, फॉस्फेट को लिया, नाइट्रोजन बेस को लिया, शुगर को लिया, फॉस्फेट को लिया। ऐसे मैंने 1 2 3 4 आपके सामने बच्चों 4 न्यूक्लियोटाइड बनाए। लेकिन इससे 4 न्यूक्लियोटाइड नहीं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड। अब हमें करना क्या है, इन न्यूक्लियोटाइड को, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहे हैं, इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में अटैच करना है। बात आती है न्यूक्लियोटाइड को आपस में कैसे अटैच करना है। जब इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में अटैच करते हैं, तो इस पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का शुगर
अगले के फॉस्फेट से जुड़ेगा, इसका शुगर अगले के फॉस्फेट से, इसका शुगर अगले के फॉस्फेट से। क्या न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जा रहे हैं? और न्यूक्लियोटाइड की ये जो पूरी इतनी बड़ी सी चेन बनती जा रही है, इसी पूरी होल चेन को नाम दे देंगे न्यूक्लिक एसिड। मतलब यही डीएनए है, तो यही बच्चों बनेगा आरएनए। ये यहां पर डीएनए आरएनए बन जाता है। अच्छा, ये इतना सा क्या है? अच्छे से बोलो। न्यूक्लियो ने पूरा पूरा, ये पूरा क्या इन सबको जोड़ दिया तो चेन का नाम न्यूक्लिक एसिड। तो क्या न्यूक्लिक एसिड पूरा चेन है? चेन के लिए स्टैंडर्ड वर्ड बोला जाता है पॉलीमर। तो ये दोनों ही पॉलीमर है, डीएनए आरएनए दोनों कैसे हैं? पॉलीमर। सिखाने के लिए मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड बनाए, लेकिन ऐसे 4 नहीं, ये तो बहुत सारे हैं। अपनी सेल में से 10 टू द पावर 9 होते, मतलब ऐसे हम अटैच करते जाए 10 टू द पावर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाए। तो बताओ ये जो डीएनए बनेगा, छोटा मॉलिक्यूल बनेगा या बड़ा? बड़ा। तो डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही लार्ज मॉलिक्यूल हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। अच्छा, डीएनए से क्वेश्चन आए बच्चे फिर भी सही कर लेते हैं। गड़बड़ तब करते हैं जब आरएनए से क्वेश्चन आने लगता है। क्वेश्चन आता है आरएनए किसका बना है? अरे न्यूक्लियोटाइड का ही है। हाँ, अरे समझ जाने के बाद भी उसमें गड़बड़ियां करते हैं। डीएनए तो फिर भी आप आंसर दे दोगे। बताओ डीएनए किसका बना? आरएनए। अरे दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बने। क्लियर। अच्छा, दोनों की स्ट्रक्चर में क्या शुगर होती है? क्या दोनों में फॉस्फेट होता है? अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो फॉस्फेट होते हैं ये फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, यानी ये जो फॉस्फेट है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। बताओ ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, तो बताओ इस पे नेट प्रॉपर्टी हम निकालें, एसिडिक बेसिक। तो डीएनए आरएनए का नेचर एसिडिक होता है, इसीलिए बच्चों इनको नाम भी दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को एसिडिक किसने बनाया? फॉस्फेट ने। तो फॉस्फेट की वजह से बच्चों ये एसिडिक बनते। आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो इस फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बताओ फॉस्फेट पे चार्ज, इस पर, इस पर, तो बताओ ओवरऑल चार्ज। नीट में क्वेश्चन आ चुका है डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, किसकी वजह से? तो फॉस्फेट के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। फॉस्फेट की वजह से डीएनए आरएनए का नेचर एसिडिक है, और फॉस्फेट की वजह से इन पर चार्ज नेगेटिव आता है। अच्छा, आरएनए का चार्ज नेगेटिव। जो डीएनए की बातें वही की वही बातें आरएनए की भी होती है। अच्छा, डीएनए और आरएनए में एक बार जो शुगर फिक्स होगी वही रहेगी, फॉस्फेट फिक्स हो गया वही रहेगा। अभी मैं आपको थोड़ी बात ये समझाऊंगा कि आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोस, और डीएनए में, अच्छा मैंने यहाँ आरएनए बनाया तो ये शुगर कौन सी हो जाएगी? बताओ, ये राइबोस, ये ये एक राइबोस होंगे बहुत सारे, तो कई सारे राइबोस के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अच्छा, फॉस्फेट भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। हर बार ये नाइट्रोजन बेस बदलते जाएंगे। अच्छा, पहला नाइट्रोजन बेस मैंने लिखा एडेनिन। अगर ये नाइट्रोजन बेस की बात करूं तो नाइट्रोजन बेस टोटल 5 होते हैं। मेरे ख्याल से उनके नाम सभी जानते हैं, इतना तो बायोलॉजी में सबको पता होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। क्या 5 नाइट्रोजन बेस है? पहला मैंने लिखा एडेनिन। बताओ अगला आपका नाम बताओ, क्या थाइमिन आएगा? क्योंकि ए के बाद टी आता है। कोई जरूरी नहीं कि थाइमिन आए। क्या ये वापस एडेनिन आ सकता है? यस, आ सकता है। ऐसा नहीं कि ए के बाद टी आएगा ना, कोई जरूरी नहीं होता। क्या ए के बाद वापस ए आ सकता है? बताओ अगला कौन सा? कोई सा भी। क्या जी आ सकता है? क्या सी आ सकता है? तो बताइए, एक बार शुगर फिक्स होगी क्या वही रहेगी? फॉस्फेट भी वही रहेगा। तो हर बार वेरी कौन करता जाता है? क्योंकि 4 नाइट्रोजन बेस है, उनमें से कोई भी आता रहेगा। तो हर बार वेरिएबल कौन रहता है? नाइट्रोजन बेस, ये वेरिएबल रहते हैं। शुगर जो होगी वो फिक्स रहेगी, फॉस्फेट एक बार हो गया फिक्स रहेगा, बाकी हर बार नाइट्रोजन बेस वेरी करते जाते हैं। और यही नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस है, यही डीएनए आरएनए की मेन प्रॉपर्टी शो करती है। मतलब डीएनए आरएनए की जो बातें हम सीखेंगे कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, उन सब में मेन रोल नाइट्रोजन बेस का होता है। शुगर तो जो है वो एक ही बार रहेगी, ये सब वेरी करते रहेंगे, तो आरएनए का नेचर भी वेरी करेगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले नाइट्रोजन बेस समझाता हूं, उसके बाद शुगर, फिर फॉस्फेट की बातें। ये याद रखना, डीएनए आरएनए मैक्रो या माइक्रो? मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी है ना। नाइट्रोजन बेस, ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अभी मैं इनकी स्ट्रक्चर समझाऊंगा, आप देखिएगा उसमें नाइट्रोजन मिलेगा, तो उसी बेसिस पे इनको नाइट्रोजन बेस कहा गया है।
ये नाइट्रोजन बेस बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड है। इनमें पहला आता है वो है पायरीमिडीन। पायरीमिडीन को बच्चों में शॉर्ट में बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए पीवाई से लिखा करूंगा। और अगले नंबर पे हम सीखेंगे वो है प्यूरिन, इसको हम शॉर्ट में पीयू से लिखा करेंगे। तो आगे में पीयू लिखूं मतलब प्यूरिन, पीवाई लिखे मतलब पायरीमिडीन। आप लोगों के सामने मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मुझे बताओ ये होमोसाइक्लिक है या हेटेरो? इतनी केमिस्ट्री सब जानते हैं, क्या हेटेरोसाइक्लिक है? कार्बन के साथ साथ क्या नाइट्रोजन है? तो ये हेटेरोसाइक्लिक है। इसमें कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4। क्या ये कॉर्नर कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बोलो कार्बन कितने हो गए? 4। नाइट्रोजन तो 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की जो रिंग आपको दिख रही है, इसी रिंग का नाम होता है पायरीमिडीन। अगर कहीं पर ऐसे 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की रिंग दिख जाए, नाम बोलो पायरीमिडीन। अब ये जो पायरीमिडीन होते हैं, पायरीमिडीन डीएनए आरएनए में टोटल 3 है। इन 3 में सबसे पहला आता है साइटोसिन, अगला यूरेसिल, अगला थाइमीन। इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हो, कट। कट से याद रख सकते हो। पायरीमिडीन कौन से हैं? कट। कट मतलब साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। प्यूरिन बच्चों आपके सामने 2 होंगे। इन 2 में एक होता है एडिनिन और अगला होगा ग्वानिन, आग। ये जो आग है ये बच्चों यहाँ पर प्यूरिन है और कट जो है पायरीमिडीन। आगे मैं आपसे कई बार पूछा करूंगा थाइमीन क्या है? ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन। हाँ, तो ये बेसिक बात है, लेकिन मैं आगे पूछूंगा वहीं गड़बड़िया करोगे आप लोग। तो कट जो है वो पायरीमिडीन, आग प्यूरिन है। अब बच्चों मैंने साइटोसिन की स्ट्रक्चर बनाई, सबकी स्ट्रक्चर ध्यान देना। आपकी 2 जगह एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना रखी है। एक तो 11th के एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में बनाई रखी है, और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल है, वहां पर भी डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर बना रखी है। तो वहां पर भी इन सारे न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर दे रखी है। तो आपको हो सकता है यहां नहीं तो केमिस्ट्री में पूछ ले, दोनों में आने के चांस होते हैं। तो स्ट्रक्चर सब अच्छे से याद कर लेना। साइटोसिन, ये मैंने साइटोसिन की स्ट्रक्चर बनाई। यहां बच्चों मैंने यूरेसिल की स्ट्रक्चर बनाई, और यहां पर मैंने थाइमिन की स्ट्रक्चर बनाई। अब इन तीनों की स्ट्रक्चर में ढंग से देखना, बताओ ये रिंग कौन सी है? अब आना चाहिए सबको। अरे 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, क्या ये पायरीमिडीन ही तो है? ये रिंग कौन सी? बोलो बोलो बोलो, पायरीमिडीन। ये क्या तीनों में पायरीमिडीन रिंग है? इसीलिए बच्चों इन तीनों को पायरीमिडीन्स कहा जाता है। पायरीमिडीन कहने का पर्पस ही यही है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में पायरीमिडीन रिंग होती है, इसीलिए बच्चों इनको पायरीमिडीन्स कहा जाता है। अब बात आती है तीनों में रिंग तो सेम है, तो फिर तीनों में डिफरेंस किस बात का है? तीनों में डिफरेंस आता है वाकई में फंक्शनल ग्रुप का, कि इनमें फंक्शनल ग्रुप वेरी करते हैं। और आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप ही अच्छे से याद रखना है, उसी से पहचान पाओगे। अगर फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर NH2, एक अमाइनो और एक कीटोनिक ग्रुप लगा है, तो वो साइटोसिन है। अगर यहाँ पर कीटोनिक और यहाँ पर भी कीटोनिक लगा है तो यूरेसिल है। ऐसे यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप तो है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप और जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है थाइमीन। क्या तीनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आया? इन फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। बताओ NH2O तो बोलो 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 साइटोसिन, OO तो बिल्कुल यूरेसिल की कॉपी, मिथाइल लगा दे तो थाइमीन। यहाँ पे बच्चों अगर हम इस रिंग में नंबरिंग करें, तो जो नंबरिंग मैं आपको सिखा रहा हूं अकॉर्डिंग टू IUPAC, IUPAC के अकॉर्डिंग इस नाइट्रोजन को नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 नंबर देते हैं। सेम एज 1 2 3 4 5 6, सेम एज 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग करते हैं। अब बच्चों इन दोनों की स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर करो, अगर ये CH3 नहीं होता तो क्या ये यूरेसिल है? बिल्कुल यूरेसिल की कॉपी है। 5th नंबर पर क्या लगा है? बोलो बोलो मिथाइल। तो इसीलिए थाइमीन का दूसरा नाम होता है 5 मिथाइल यूरेसिल। अरे ये भी एक बार नीट में आ गया था, ये पूछा गया था 5 मिथाइल यूरेसिल किसका नाम? थाइमीन का ही दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। अब बच्चों यहां पर एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो थाइमीन है। इस थाइमीन में से अगर मैं CH3 हटा दूं, CH3 हटा दूं तो क्या यूरेसिल बन जाएगा? तो मैं यूरेसिल को ऐसे भी लिख सकता हूं डीमिथाइलेटेड, डीमिथाइलेटेड थाइमीन। इसे बच्चों हम डीमिथाइलेटेड थाइमीन भी कह सकते हैं कि थाइमीन में से मिथाइल को हटा दो तो यहां पर यूरेसिल तैयार हो जाता है। क्या इनकी स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? ये तीनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से याद करना है। यहां पर अगले नंबर पे हम लेते हैं प्यूरिन। बताओ प्यूरिन कितने हैं? 2, एडेनिन और ग्वानिन। अब एडेनिन ग्वानिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं।
इनके स्ट्रक्चर में अभी हमने सीखा सिंगल रिंग, लेकिन जो प्यूरिन्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में सिंगल नहीं डबल रिंग होती है। इनके स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो यहां पर ये मैंने इनकी फर्स्ट रिंग ड्रॉ की और इसके साथ यहां पर एक रिंग और अटैच कर दी। यहां पर भी सेम इसी तरह से बनाया। ये बच्चों मैंने इनकी फर्स्ट रिंग ड्रॉ की और इसके साथ यहां पर एक रिंग और अटैच। बताइए इस पहली वाली रिंग को देखना ढंग से। कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन? 4। 2 नाइट्रोजन, नाम बोलो बोलो बोलो, अब तो आना चाहिए। क्या ये रिंग तो पायरिमिडिन ही है? अगली वाले में देखो कितने कार्बन? 3। कितने नाइट्रोजन? तो ये 3 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की जो रिंग दिखी है, इस रिंग का नाम होता है इमीडेजोल रिंग। इसे बच्चों इमीडेजोल रिंग के नाम से जाना जाता है। बताओ इसका नाम, इसका नाम, और दोनों रिंग को आपस में चिपका दो तो होल स्ट्रक्चर प्यूरिन बन जाता है। मतलब प्यूरिन में हमेशा याद रखना 2 रिंग होती है, पायरिमिडिन में 1 और प्यूरिन में 2। 2 रिंग को आपस में चिपका दो तो इसी से बन जाता है प्यूरिन। अब बताओ ये भी प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है। अब हम इन प्यूरिन में हल्का सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इनके डेरिवेटिव्स बनाते हैं। डेरिवेटिव बनाते टाइम कुछ नहीं किया, जब एडेनिन बनाएंगे तो इसमें यहां पर केवल NH2 को लगा। अगर NH2 लगा दिया तो क्या बन गया? एडेनिन। सेम बिल्कुल यहां पर NH2 तो मैंने बनाया ही है, साथ ही साथ एक कीटोनिक ग्रुप और लगा दिया तो बन गया गुआनिन। ये स्ट्रक्चर सब याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो इस नाइट्रोजन को नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से नंबर देते हैं। इसमें बच्चों नंबरिंग इस तरह से चलती है, एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें जो चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है। यहां पर भी इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इसमें नंबरिंग करते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर सबको अच्छे से याद होना चाहिए। बताओ सिंगल रिंग, डबल रिंग, सिंगल रिंग में केवल NH2 है। अरे स्ट्रक्चर याद करो सब अच्छे से। सिंगल रिंग में केवल NH2 है, साइड NH2O है, मतलब NH2O है, साइटोसिन OO लगा है, यूरेसिल की कॉपी मिथाइल लगा है। डबल रिंग दिख जाए, डबल रिंग में केवल NH2 है, NH2 के साथ O है, गुआनिन। क्या इनकी स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? इनमें से बच्चों एडेनिन की स्ट्रक्चर और यूरेसिल की स्ट्रक्चर नीट में आ चुकी है। ये जितनी बातें मैं समझा ना कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और हो सकता है इनका क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाए। ये स्ट्रक्चर सबको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात आप मुझे बताइए, ये वाली स्ट्रक्चर में बताओ होमोसाइक्लिक हेट्रो, बोलो बोलो, हेट्रो, ये तो क्या सारे नाइट्रोजन बेस हेट्रोसाइक्लिक होते हैं? तो नाइट्रोजन बेस की एक खास बात ये लिख लेना आप लोग, नाइट्रोजन बेसिस आर हेट्रोसाइक्लिक। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, 11th वाली एनसीईआरटी में लिखा है बायोमोलिक्यूल में। तो नाइट्रोजन बेसिस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि कार्बन के साथ साथ इनकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन भी होता है। फिर वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, पायरिमिडिन के डेरिवेटिव कौन कौन से? पायरिमिडिन के डेरिवेटिव कौन कौन से? अरे जो पायरिमिडिन में चेंजेस से बने, बताओ कौन कौन बने? CUT, अरे कट तो पायरिमिडिन है। बताओ प्यूरिन के डेरिवेटिव्स, आग, कौन कौन से? एडेनिन और गुआनिन। एक बात और आप मुझे बताइए, नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ता है या फॉस्फेट से? हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, शुगर को बीच में रखा जाता है। शुगर के एक साइड नाइट्रोजन बेस होगा, एक साइड फॉस्फेट होगा, बीच में कौन? एक साइड, एक साइड। तो बताओ नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ेगा? ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बना रखी? क्या ये नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ेगा? बात आती है कहां से, मतलब नंबर 1 2 3 4 कौन से नंबर से? जब भी पायरिमिडिन जुड़ते हैं तो इसका नंबर 1 ये शुगर से जुड़ेगा। बताओ ये तो हो गया नाइट्रोजन बेस, ये हो गया शुगर, नाम बोलो। न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट और जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड। तो बताओ कौन से नंबर से जुड़ा? फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट। मतलब पायरिमिडिन का नंबर 1 शुगर से जुड़ता है। लेकिन जब हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन का नंबर 9 शुगर से जुड़ेगा। इतना याद रखना, इनका नंबर 1, इनका नंबर 9, यानी इनका पहला नंबर, इनका आखिरी नंबर। पायरिमिडिन का नंबर पहला और प्यूरिन का लास्ट, लास्ट नंबर कौन सा है? 9। तो ये 9 वाला जुड़ता है। अब इन पांचों नाइट्रोजन बेस में से एट ए टाइम हम देखें तो एट ए टाइम डीएनए और आरएनए में से कोई एक मिलेगा। अच्छा, कौन सा किसके अंदर मिलता है ये सभी बच्चे अच्छे से जानते भी है। सबसे पहले हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन कौन से मिलते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, वेरी गुड। आरएनए में
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, क्या दोनों में टीयू का डिफरेंस है? बाकी 3 नाइट्रोजन बेस तो सेम है, टीयू का डिफरेंस होता है। अच्छा, थाइमिन आ जाए तो और यूरेसिल आ जाए तो आरएनए। अगर कहीं पर भी टी दिखा तो थाइमिन मतलब डीएनए, यू दिखा तो आरएनए। अच्छा, दोनों में डिफरेंस सोच समझ के जवाब देना, प्यूरिन की वजह से या पायरिमिडिन। बताओ ये एजी क्या है? क्या दोनों के प्यूरिन सेम है? अरे इन पायरिमिडिन के तो डिफरेंस है। तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? पायरिमिडिन क्रिएट करता है। तो डीएनए आरएनए का पहला डिफरेंस आपके सामने आया नाइट्रोजन बेस का। मैंने बच्चों डीएनए की एक स्ट्रैंड लिखी, मैंने एक स्ट्रैंड लिखी, इसमें यहां था ए जी ए टी ए सी ए जी, इस तरह से लिख दिया। बताओ ये डीएनए है या आरएनए? हाँ, कैसे पहचान लिया? टी लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, अगली बार यहां लिखा जी ए सी यू ए, हाँ आरएनए। अगला लिखता हूं ए जी ए सी ए जी ए। हाँ, क्या ये कुछ भी हो सकता है? मे बी डीएनए और मे बी आरएनए। ये डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है एज वेल एज ये आरएनए भी हो सकता है। अब बच्चों आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन ऐसे दिया है, ऐसी एक स्ट्रक्चर बना रखिए, बच्चा मेरे पास लेके आता है, सर आप बताओ ये क्या है, फिर चाटा पड़ता है। हाँ, अरे इतना इजी क्वेश्चन। अब इसमें पहचानने का क्या तरीका, अगर थाइमिन हो तो डीएनए, यूरेसिल हो तो, लेकिन कुछ नहीं है तो डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। ये जितनी बातें मैंने नाइट्रोजन बेस की समझाई क्लियर हुई? एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएगा और आ चुका है। ऐसे बच्चों यहां पर एक रिंग बना दी, इस तरह की रिंग बना दी, तो मुझे बताओ क्या ये एजी हो सकता है? बताओ एजी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो 2 रिंग वाले होते, तो हमने यहां पर आग को काट दिया, क्या कट में से कोई है? अब कैसे पहचानोगे ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप को हाईलाइट कर लेना। अगर ग्रुप में एन डबल बॉन्ड ओ हो, हाँ यूरेसिल, CH3 और दिख जाए, हाँ, और ध्यान रखना CH3 केवल एक के पास है, थाइमिन के पास, और आप देखो किसी के पास CH3 नहीं है। क्लियर? अब बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा इसमें और चेंज किया, इस बार मैंने 2 रिंग यहां पे ज्वाइन कर दी। बताओ क्या कट हो सकता है? मतलब आधा तो स्ट्रक्चर देख के सोल्व हो जाए। 2 रिंग दिखी मतलब हमें क्लियर है एजी में से कोई है। अब कौन सा है कैसे पता करें? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में NH2 लगा एडेनिन, डबल बॉन्ड O लगा NH2 लगा पानी, क्या पहचान जाओगे? तो ये सारी स्ट्रक्चर सबको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है। नाइट्रोजन बेस हमने समझा, अब अगला कंपोनेंट लेते हैं शुगर के बारे में, कि डीएनए आरएनए में शुगर कैसी होती है। वो जितने भी स्ट्रक्चर वहां मॉड्यूल में बना रखी है उनको ये हाईलाइट कर लेना, ये फंक्शनल ग्रुप को हाईलाइट कर लेना ताकि पहचान में आ जाए। और वो थाइमिन का दूसरा नाम भी लिख लेना। बताओ थाइमिन का दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल। डीएनए आरएनए में कौन सी शुगर होती है इसको हम समझे। दोनों में जो शुगर होती है ये बच्चों 5 कार्बन वाली है, और 5 कार्बन वाली शुगर है, ये शुगर होती है पेंटोस, जो कि एक मोनोसेकेराइड। याद रखना डीएनए आरएनए में जो शुगर होती है वो मोनोसेकेराइड है, 5 कार्बन का मोनोसेकेराइड, जिसे हम पेंटोस शुगर कहते हैं। इस शुगर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। डीएनए की शुगर अलग होती है, आरएनए की शुगर अलग है। अगर हम आरएनए की शुगर की बात करें तो उसमें राइबोस होता है, जबकि डीएनए की शुगर का नाम डीऑक्सी राइबोस होता है। एक में राइबोस शुगर है, दूसरे में डीऑक्सी राइबोस। राइबोस शुगर तो मिलती है आरएनए के अंदर, और डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलती है डीएनए के अंदर। इवन बच्चों आरएनए और डीएनए के जो फुल फॉर्म है इन्हीं शुगर के बेसिस पे दिए जाते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म बोलो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों लिखा राइबो? राइबो शुगर है। डीएनए का फुल फॉर्म, हाँ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों कहा डीऑक्सी राइबो?
डिऑक्सीराइबोस शुगर है, तो शुगर के बेसिस पे इनके अलग अलग नाम दिए गए। अच्छा, दोनों की स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं। यहां पर ये ऑक्सीजन कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 है। अच्छा, इधर भी ऑक्सीजन कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड नाउ कार्बन नंबर 5। अभी मैं बच्चों नाइट्रोजन बेस आपको समझा रहा था। ये नाइट्रोजन बेस थे, इसमें ऐसे नाइट्रोजन थे और इसमें मैंने यहाँ पे नंबरिंग की थी ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की नंबरिंग करते। अब एक बात ध्यान दो सभी, दोनों की स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? बोलो बोलो। 5। अच्छा, 5 कार्बन तो शुगर का नाम पेंटोज। ये क्या डीएनए में पेंटोज शुगर है और आरएनए में भी वही शुगर है। इन कार्बन के साथ यहाँ लगा होता है HOH, यहाँ लगा होता है HOH, यहाँ लगा होता है HOH, यहाँ इसके साथ H और यहाँ जुड़ा है CH2OH। सिमिलरली यहाँ पर भी HOH, यहाँ पर H देन H, यहाँ पर HOH और यहाँ H और यहाँ पर लगा हुआ है CH2OH। जब दोनों की स्ट्रक्चर आप कंपेयर करोगे, दोनों की स्ट्रक्चर कंपेयर करें, क्या आप लोगों को कोई डिफरेंस दिख रहा है? कौन से नंबर पे? सबको देखना है कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे यहाँ पर क्या है? OH, जबकि यहाँ H। क्या एक ऑक्सीजन की कमी है? कमी के लिए हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। बताओ डेफिशिएंसी किसकी? तो इसलिए लिखा डीऑक्सी। डी का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, बाकी तो राइबोज जैसे ही। तो इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है बाकी राइबोज के जैसा, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज का नाम दिया गया। अब बच्चों इसमें एग्जैक्टली जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां आपको लिखने मिलेगा कि जो शुगर में डिफरेंस होता है ये 2 डैश पर होता है। जैसे ये 2 है तो उसने क्या लिखा 2 डैश। वो डैश क्यों लगाते हैं? डैश बच्चों इसलिए लगाते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस में हमने नंबरिंग लिखी थी, क्या उसमें भी 1 2 3 किया? और अभी बता रहा था मैं, नाइट्रोजन बेस में नंबरिंग कैसे लिखी थी? 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3 लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बच्चों मैंने लिखा कि कार्बन नंबर 2, सेकंड कार्बन लिखा, तो अब ये कार्बन 2 नाइट्रोजन बेस का है या शुगर का है, कैसे पहचाने? तो दोनों में नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे बच्चों इनके साथ ऐसे डैश लगा देते हैं। तो शुगर में जब भी नंबरिंग लगाते हैं तो डैश से लगाते हैं। डैश लगाने का पर्पस इतना सा है ताकि ये डिफरेंशिएट हो कि डैश लगा है तो शुगर की नंबरिंग है और डैश नहीं है तो नाइट्रोजन बेस की नंबरिंग। समझे क्या बताया मैंने? बताओ डैश किस में लगा होता है? शुगर। अच्छा, मैंने सिंपल ऐसे लिखा सेकंड कार्बन मतलब नाइट्रोजन बेस, 2 डैश कार्बन शुगर। अरे बात समझे ना? तो बताओ शुगर में कौन से कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट है? 2 डैश। हम 2 के वजह ज्यादा अच्छा बोले 2 डैश पर, कि 2 डैश के पास एक ऑक्सीजन की यहां कमी है। ऑक्सीजन का कम होना ये बच्चों डीएनए के लिए फायदेमंद रहा है। ऑक्सीजन की कमी डीएनए के लिए फायदेमंद रही है। इससे बच्चों इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है समझिएगा। यहां पर हम थोड़ी सी केमिस्ट्री अप्लाई करें। यहां ऑक्सीजन है, आप सभी जानते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एब्सेंट? प्रेजेंट। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग जानते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा, और रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। क्या स्टेबिलिटी कम हो जाती है? तो यहां इस ऑक्सीजन का होना स्टेबिलिटी को डाउन कर देता है। लेकिन यहां पर बच्चों ऑक्सीजन को हटा दिया गया, यहां ऑक्सीजन एब्सेंट है। और जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो मैं ये भी लिख सकता हूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एब्सेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं रिएक्टिविटी लेस। तो बताइए स्टेबिलिटी ज्यादा। आप मुझे बताओ कौन मोर स्टेबल है? डीएनए में डीएनए स्टेबल होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? एक ऑक्सीजन का कम होना। कौन से नंबर पर? सेकंड। तो यहां पर ऑक्सीजन को कम रखने का एक बहुत बड़ा पर्पस था कि ऑक्सीजन की कमी होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब मेरा एक क्वेश्चन है, कौन से नंबर का ऑक्सीजन कम है? क्या 2 डेज का ऑक्सीजन कम है? या 2 डेज का ही कम क्यों किया, 3 डेज का क्यों नहीं किया? क्यों, उससे भी तो हो सकती थी, 3 डेज से भी आ जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग सर्च करके आना कि क्यों 2 डेज का ऑक्सीजन नहीं हटाया गया था, 3 डेज का क्यों नहीं हटाया गया था। इसको मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ, 5 डेज का क्यों नहीं हटाया, 4 डेज 1 डेज का क्यों नहीं हटाया। तो ये सब बातें हम, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं अगली क्लास में दूंगा। अभी कुछ बातें ले लेते हैं। अभी बस इतना ध्यान रखो कौन से नंबर से हटाते हैं, अब 2 डेज से क्यों हटाते हैं, ये आप लोग घर से सर्च करके आएंगे। मैं आप लोगों को इसमें अगला कंपोनेंट समझाता हूं और वो है फॉस्फेट। अभी बच्चों जहां पर मॉड्यूल में ये लिखा है, ये लिखा है वहां पर ऐसे लिख भी लो। ऑक्सीजन में जहां लिखा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट,
रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। यहां पे लिख देना इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट, रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बच्चों ऐसे स्टेटमेंट आए, आरएनए में कभी कभी ग्लूकोज होता है, आरएनए में कभी कभी ग्लूकोज होता है। हाँ, ग्लूकोज बताओ कितने कार्बन का है? हाँ, 6 कार्बन का, और इसमें 6 कार्बन की शुगर नहीं, 5 कार्बन की शुगर है। कौन सी है वो? पेंटोस। तो ऐसे स्टेटमेंट आता है, आरएनए में कभी कभी ग्लूकोज होता है। जब अपने पास टेस्ट में से क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कभी न कभी तो होता ही होगा, है ना? जिस दिन संडे होता है, टेस्ट होता है, उस दिन तो सब हो जाता है ना? तो बिल्कुल ढंग से ध्यान रखो, आरएनए में कभी भी ग्लूकोज नहीं होता। कितने कार्बन की शुगर होती है? 5। उसका नाम बोलो। पेंटो शुगर। क्या वो राइबोस है? और डीएनए की शुगर का नाम डिऑक्सी राइबोस है। डिऑक्सी में कौन से नंबर पे ऑक्सीजन कम? सेकंड पे कम। क्यों? उसका रीजन अगली क्लास। अभी हम बात करें फॉस्फेट की। डीएनए आरएनए में जो फॉस्फेट होता है ये एग्जैक्टली फॉस्फोरिक एसिड होता है। यहां पर जो फॉस्फेट बैठा है एग्जैक्टली वो फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब ये H3PO4 की फॉर्म में होता है। H3PO4। अच्छा, H3PO4 की स्ट्रक्चर में बनाऊं तो ये बच्चों OH 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 और डबल बॉन्ड O, ये बच्चों H3PO4 डीएनए में बैठा है। अब बच्चों डीएनए के अंदर जब ये फॉस्फेट शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है, बॉन्ड बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो उस टाइम यहां से इन हाइड्रोजन को हटा देते हैं। हाइड्रोजन हटने की वजह से इस पे चार्ज नेगेटिव आ जाता है। तो मुझे बताओ इन फॉस्फोरिक एसिड पर नेट चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। प्रॉपर्टी एसिडिक या बेसिक? मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये सब डीएनए में मिलते हैं। इसीलिए डीएनए और आरएनए का चार्ज बोलो नेगेटिव। नेचर कौन सा? क्वेश्चन बड़ा आसान है। डीएनए आरएनए नेगेटिव किसकी वजह से? एसिडिक किसकी वजह से? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? मैंने आप लोगों को बच्चों नाइट्रोजन बेस समझा दिया, शुगर की सारी बातें समझा दी, फॉस्फेट की बातें समझा दी। अब मैं अगला पॉइंट यहां समझाता हूं, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड बनते होंगे, उन बॉन्डिंग कौन सी? ये बच्चों मैंने आपके सामने पेंटोस शुगर को ड्रॉ किया है। अच्छा, इस शुगर में अगर कार्बन नंबर 2 पर OH दिख जाए तो, केवल OH दिखे तो, मैंने यहाँ कुछ नहीं बनाया, मतलब एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि एक जनरल बात हम समझ। यहाँ पर ये बच्चों मैंने बना दिया है नाइट्रोजन बेस। ये यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है। अच्छा, ये नाइट्रोजन बेस में नंबर 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ दिखे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। अच्छा, इस नाइट्रोजन बेस को अब हमें शुगर के साथ जोड़ना है। बात आती है शुगर के साथ कहाँ जुड़े, मतलब नंबर 1 पे जुड़े, 2 पे जुड़े, 3 पे, 4 पे, 5 पे, किस पे जुड़े? तो एक बात हमेशा रखना, जब भी नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ता है तो इसके कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ता है। मतलब शुगर का कार्बन 1 इस नाइट्रोजन बेस के नंबर 1 से आके जुड़ गया। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का एग्जैक्ट नाम होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसे बच्चों एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। एन कहने का पर्पस ये था कि ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा इसलिए एन। अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ता तो ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो कहीं पर भी ऐसे एन लिखा है तो उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एन क्यों लिखा जाता है? नाइट्रोजन से जुड़ता है इसलिए एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब बताइए, यहां पर इसका कार्बन तो 1 है, फिक्स है, इसका तो कार्बन 1 फिक्स है, लेकिन इसमें यहां पर 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अभी मैं आपको बता रहा था, प्यूरिन है तो 9, पायरिमिडिन तो
तो क्या इसका नंबर 19 कुछ भी हो सकता है? डिपेंड करता है प्यूरिन है या पायरिमिडिन। अब मुझे बताना, इसका नंबर तो 1 है, फिक्स है। अगर यहाँ पायरिमिडिन है तो नंबर बोलो। अरे 1 ही है तो बताओ, बॉन्डिंग बनेगी 1 और 1 के बीच में, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया 1 1 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन अगर यहाँ पर प्यूरिन होता तो बताओ इसका नंबर 1, इसका नंबर, तो बताओ यहाँ पर क्या बनता 19 ग्लाइकोसाइडिक। यानी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी दो तरह से हो सकते हैं, या तो 1 to 1 1 to 9। 1 to 1 कब पायरिमिडिन हो और 1 to 9 कब प्यूरिन हो, तो इस बेसिस पे 1 to 1 1 to 9 यहाँ पर बॉन्डिंग बोल सकते हैं। ये जो इतनी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, बताइए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? एक ही बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो याद रखना, न्यूक्लियोसाइड में केवल एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होता है, एक ही बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड है ये अपने आप में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड। हमने नाइट्रोजन बेस और शुगर को तो जोड़ दिया, बताओ अब किसको जोड़े? अब क्वेश्चन बनता है फॉस्फेट कहां जोड़े, कहां जोड़े? अब बच्चों जब फॉस्फेट को जोड़ा जाता है तो इसके इस कार्बन नंबर 5 के साथ, इस कार्बन नंबर 5 के साथ आकर यहां पर ये फॉस्फेट को लिंक किया जाता है। जब इस फॉस्फेट को जोड़ा जाता है तो यहां पर बॉन्ड बनता है, उसका नाम है फॉस्फो डायस्टर नहीं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, और ये जो पूरी होल स्ट्रक्चर है, इस पूरी होल स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियोटाइड है। ये बच्चों न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो न्यूक्लियोटाइड में आप बताओ कितने बॉन्ड आ गए? दो। कौन कौन से? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा किस नंबर पे जुड़ा है, क्या सबको याद रहेगा? मान लो मैं शुगर हूं, कौन से नंबर पर नाइट्रोजन बेस? क्या 1 पे जुड़ा है? फॉस्फेट, तो इसके 1 और 5 को ध्यान रखना, 1 पर नाइट्रोजन बेस, 5 पर, क्या 3 पे फॉस्फेट है? नहीं है। तो एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं, एक, अभी मैंने एक ही न्यूक्लियोटाइड बनाया, अभी तो हम ऐसे कई सारे बनाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड में जब भी बच्चों फॉस्फेट जुड़ता है हमेशा 5 डेश, लेकिन अभी हम जब चेन बनाएंगे तो 3 से भी जुड़ने लगेगा। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड में तो हमेशा कहां जुड़ता है? 5 के साथ जुड़ता है। ये तो मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब बच्चों मैं न्यूक्लियोटाइड की यहां पर आपको चेन बनाता हूं कि चेन कैसे बनाई जाती है। मैंने आपके सामने बच्चों ऐसे यहाँ 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड बनाए, लेकिन आप सभी जानते हैं ऐसे 3 नहीं, ऐसे तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आप लोग सभी अच्छे से बताना, इस बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ बच्चों एडिनिन है, लिंकेज बोलो, बोलो बोलो तो 1 9। यहाँ साइटोसिन है 1 1। यहाँ ग्वानिन है, तो यहाँ पर या तो 1 9 होगा या 1 1 होगा, डिपेंड करेगा प्यूरिन है या पायरिमिडिन है। अच्छा, ये तो शुगर है, शुगर हमेशा बीच में, क्या इधर फॉस्फेट जुड़ा है? कौन से नंबर पे? शुगर जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है 5 पर, तो 5 पर हमने फॉस्फेट को जोड़ रखा है। ये अब ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों में करना क्या है,
हमें इन न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाना है। चेन बनाते टाइम आप सभी बच्चे बताइएगा इस बॉन्ड का नाम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये सब बॉन्ड याद रखना पूछे जाते हैं। बॉन्ड का नाम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इसका नाम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इसका नाम फॉस्फो एस्टर, तो ऐसे कई सारे एस्टर बॉन्ड होंगे। अब बच्चों होता क्या है, इस शुगर के कार्बन नंबर 3 का OH, शुगर के कार्बन नंबर 3 का OH कार्बन 5 पे जो फॉस्फेट लगा है इसके इस OH के साथ बॉन्डिंग करता है। मतलब इसका OH और इसका OH ये आपस में यहां पर बॉन्डिंग करते हैं। जब OH OH के बीच में बॉन्ड होता है तो यहां से OH और यहां से H रिलीज होता है। बताओ क्या माइनस हुआ? पानी। और जैसे वाटर का मॉलिक्यूल माइनस हुआ, क्या यहां पर एक बॉन्ड बनेगा? जब ये बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड एग्जैक्टली बनता तो स्टर ही है। बात को सुनना अच्छे से, बनता तो स्टर ही है, लेकिन जब बॉन्डिंग दी जाती है तो कार्बन टू कार्बन देते हैं, कार्बन टू कार्बन। हम इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक पहुंचे। बताओ ये बॉन्ड कौन सा? ये बॉन्ड कितने एस्टर, बीच में कौन? तो यहां पर ये जो पूरी होल बॉन्डिंग बनी है, इस पूरी होल बॉन्ड को नाम दे दिया जाएगा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। इसे हम फॉस्फो डाइस्टर। अच्छा डाइस्टर क्यों लिखा? दो एस्टर आ जाते इसलिए इसको डाइस्टर, और बीच में कौन था? फॉस्फेट, इसलिए फॉस्फो डाइस्टर कहना पड़ा। अब फिर बताओ क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? फिर इस शुगर का कार्बन 3 का OH, फॉस्फेट का OH, वही वाटर का मॉलिक्यूल माइनस होगा और यहां पर भी ये बॉन्ड बनेगा। अच्छा बॉन्ड बनता कौन सा है? बनता एस्टर ही है, लेकिन मैंने क्या बताया, कार्बन टू कार्बन हम जाए। तो जब हम इस कार्बन से इस कार्बन पे पहुंचे कितने एस्टर आ गए? दो, बीच में फॉस्फेट है तो पूरा होल बॉन्ड ये भी बनेगा फॉस्फो डाइएस्टर। यहां पर ये फॉस्फोडाइस्टर है, ये फॉस्फोडाइस्टर है, फिर अगला अगला इस तरह से काफी सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां बनते जाए। जब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में, क्या नाइट्रोजन बेस का रोल है? नाइट्रोजन बेस का कोई रोल नहीं है, वो तो साइड में। देखिए आप, ये नाइट्रोजन बेस तो इधर साइड में लगे हुए, तो फिर ये बॉन्ड किस किस के बीच में बना? शुगर फॉस्फेट शुगर। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरे पूछा जाएगा आपसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? शुगर फॉस्फेट शुगर। कौन कौन से कार्बन के बीच में बनता है? C3 और C5, पहले का 3 अगले का 5। और अच्छे से बोलो तो डैश लगा के बोलना चाहिए। अच्छा डैश को लगा दिया और नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या यहां पर ऐसे डैश लगा होता है? तो ऐसे डैश लगा होता है। ऐसे बच्चों यहां पर इनकी चेन बनती जाए, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड की काफी लंबी सी चेन बनेगी। जब हम ये लंबी चेन बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए तो लास्ट वाले का क्या ये OH फ्री रहता है? सबसे लास्ट वाले का OH फ्री रहेगा। ये OH कौन से कार्बन पे है? 3 डैश। तो इसीलिए जो लास्ट वाला एंड होगा इसको हम कहेंगे 3 डैश है। और ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला फॉस्फेट फ्री है जो कि 5 डैश पर है, तो ऐसे एंड को कह देंगे 5 डैश है। तो DNA में दो एंड हो जाते हैं, एक तो होता है 5 डैश, एक होता है 3 डैश। दोनों की पहचान बहुत अच्छे सीख लेना। इस चैप्टर में आगे में हर जगह 5 डैश 3 डैश पूछा करूंगा। फॉस्फेट फ्री, बोलो बोलो बोलो, OH फ्री। मैंने बच्चों DNA ऐसे बना दिया, इस DNA में यहां लिखा P, यहां लिखा OH, यहां लिखा P, यहां लिखा OH। बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, क्या पहचान जाओगे? तो आगे हमें ये सब पहचान करनी पड़ेगी। तो सीधा तरीका है फॉस्फेट फ्री 5 डैश, OH फ्री 3 डैश, और इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर ले, इस तरह से हम इनको पहचान। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? अच्छा एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर सारे बॉन्ड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए। बताओ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 क्या नाइट्रोजन बेस से जुड़ा है? बताओ 3 वाला अगले से जुड़ा है, 5 वाला फॉस्फेट से जुड़ा है, 4 वाला इंटरनल जुड़ा है। इस कार्बन नंबर 2 का OH कहां जुड़ा है? बोलो 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 बोलो, क्या कहीं नहीं जुड़ा है? क्या ये फ्री है? अब बच्चों इवोल्यूशन के टाइम पर अर्थ पे पहली बार RNA बना या DNA? क्या पहले RNA बना था? अब उस RNA में यहां कार्बन नंबर 2 पर OH 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 फ्री था, लेकिन इस OH की एक प्रॉब्लम थी, ये OH फ्री है, क्या ये रिएक्शन करता है? इसी रिएक्शन की वजह से RNA की स्टेबिलिटी कम हो जाती। फिर सेल ने सोचा कि क्यों ना इसको स्टेबल किया जाए, और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अब DNA को डेवलप करते टाइम चेंज इतना किया कि यहां से ऑक्सीजन हटाया, यहां से ऑक्सीजन हटाया, यहां से ऑक्सीजन हटाया। जैसे ऑक्सीजन हटने लग गई, अब बताओ क्या DNA का डेवलप हो गया? बताओ सेकंड नंबर से ऑक्सीजन क्यों हटाया? अरे वही फ्री था, अरे वही तो फ्री है। अच्छा फर्स्ट वाला क्या इंटरनल नाइट्रोजन बेस से जुड़ा है? 3 वाला अगले से जुड़ा है, 5 वाला फॉस्फेट से जुड़ा है, 4 वाला ऑक्सीजन इंटरनल जुड़ा है।
तो बस ये 1 2 वाला ही फ्री था, इसीलिए इसी कार्बन नंबर 2 के ऑक्सीजन को हटाया गया। मैंने पूछा था अगली क्लास में, आज ही जवाब आ गया। तो बताइए कौन से नंबर का ऑक्सीजन हट गया है? सेकंड। और सेकंड ही क्यों हटाया? 3। अब बच्चों आपके एग्जाम्पलर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है, उन्होंने इसे पूछा है कि कार्बन नंबर 3 पर से ऑक्सीजन हटा देती तो क्या होता? अरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही नहीं बन पाता, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इसलिए सेल ने बड़ी अच्छी समझदारी दिखाई और केवल 2 नंबर का ऑक्सीजन हटाया, 3 का नहीं हटाया, क्योंकि 3 का हटा देते तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता, चेन बनना ही बंद हो जाता। आपके सामने मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है ये सिंगल स्टैंड है। इस सिंगल स्टैंड डीएनए में पहले मुझे बताओ नाइट्रोजन बेस अभी जो बना रखे कितने हैं? 3। अब मुझे इसमें आप गिन के बताना फॉस्फो डाई एस्टर कितने हैं? कितने हैं भाई? 3 नाइट्रोजन बेस है, 1 2 3। फॉस्फोडाइस्टर कितने हैं? 2। क्या एक कम है? तो मैं यहां पे फॉस्फोडाइस्टर को लिख सकता हूं N-1। सिंगल स्टैंड डीएनए में जब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना हो कैसे निकालेंगे? N-1, एक कम कर दो। अच्छा 10 नाइट्रोजन बेस होते तो 9। अब बच्चों मैंने क्या किया, डीएनए को सिंगल के बजाय डबल कर दिया, डबल स्टैंड कर दिया। जैसे ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यहां पर ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर और ये फॉस्फोडाइस्टर। अब बताना ये पूरा डबल स्टैंड। इस डबल स्टैंड डीएनए में सोच समझ के जवाब देना, कितने नाइट्रोजन बेस है? गिनो, 1 2 3 4 5 6। कितने नाइट्रोजन बेस? फॉस्फोडाइस्टर कितने आ गए? 4। 1 2 3 4। कितने कम? अरे 6 नाइट्रोजन बेस, 4 है, क्या 2 कम है? तो डबल स्टैंड में निकालने का तरीका N-2। अरे सीधी सी बात है, इधर N-1 है तो इधर भी N-1 होगा, तो इसलिए टोटल कितना बन गया? N-2 बन गया। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया और पूछा सर्कुलर डीएनए में बताओ। सर्कुलर डीएनए में, सर्कुलर डीएनए का मतलब होता है ये इंटरनली ऐसे जुड़ जाए। तो जैसे ये इंटरनली ऐसे जुड़ेगा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और बन जाएगा। तो 3 नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फोडाइस्टर भी 3, तो इक्वल टू N चलेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने कितने बने, क्या सबको समझ में आया? एक बार फिर से बोलना, सिंगल स्टैंड में N-1, डबल स्टैंड N-2 और सर्कुलर में तो इक्वल टू N ही चलेगा। बात समझ में? और जरूरी कि हम फॉर्मूले याद रखें, वहां पर आप लॉजिकली सोच सकते हो कि 3 नाइट्रोजन बेस है तो फॉस्फोडाइस्टर 2 बनता है, एक कम करके बोल दो। अरे बात समझ में? एक में एक कम है तो डबल स्टैंड में 2 कम कर देंगे, लेकिन सर्कुलर में तो इक्वल टू N चलेगा। आज बच्चों मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड की जनरल बातें समझाई। अगली क्लास में इनमें और बातें हम लेंगे, इनकी नेमिंग और फिर डीएनए आरएनए के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज के इतना ही। अच्छा इस बार जो टेस्ट होगा उसमें मॉलिक्यूलर वाला पार्ट नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर बिल्कुल नहीं आएगा, जो जेनेटिक्स वाला पार्ट पूरा आएगा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स तक पूरा। तो जेनेटिक्स पूरा, मॉलिक्यूलर नहीं आएगा। हाँ माइक्रोस जरूर आएगा, ना माइक्रोस को अच्छे से आएगा। ओके थैंक यू।